नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। राज्यसभा के लिए अब 4 राज्यों की 4 सीटों के लिए मुकाबला तय हो चुका है। 10 जून को वोट डाले जाएंगे। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा। यहां पर हर राज्य की नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से वहां पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर 6ठी सीट के लिए बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। और राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की साख इस चुनाव में दांव पर है, क्योंकि इससे उसकी जो ताकत है विधानसभा में वो पता लग जाएगी। आपको बता दें कि एक सीट जीतने के लिए यहां पर 42 वोटों की जरूरत है। बीजेपी की अगर बात करें तो उसके पास 22 सरप्लस वोट रहेंगे तथा 7 अन्य का समर्थन उसके पास है। तो इस तरह से 29 वोट बीजेपी के पास हैं, लेकिन उसे अपना उम्मीदवार को जिताने के लिए 13 वोट और चाहिए। वहीं अघाड़ी की बात करें तो 26 उनके पास सरप्लस हैं। इसके अलावा उनको 16 अतिरिक्त मतों की जरूरत होगी। तो छोटी पार्टियों और निर्दलीयों की संख्या 29 है। इन पर दोनों की नजरें बनी रहेंगी। ये महाराष्ट्र का गणित है और यहां पर भी बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी के सभी विधायकों को जो अलग अलग होटल हैं इनमें रखा जा रहा है। बीजेपी भी इसी तरह से करने जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो कोरोना पीड़ित हैं, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस कोरोना उन्हें हुआ है, वो वोट डालेंगे। किस तरह से डालेंगे? पीपीई किट में आकर के पहन करके वोट डालेंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है। साथ ही जो जेल में अंदर हैं वो भी अपना वोट डालने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की बात हुई। अब बात करते हैं हम कर्नाटक की। यहां पर 4थी सीट के लिए बीजेपी के लहर सिंह सिरोया, जो कि एमएलसी रह चुके हैं, उनके साथ ही कांग्रेस के मंसूर अली खान और जेडीएस के डी कुपेंद्र रेड्डी के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। तो यहां पर कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां पर जीतने के लिए इनमें से हर उम्मीदवार को 45 वोट चाहिए। अगर हम बीजेपी की बात करें, जिनके लहर सिंह सिरोया खड़े हैं, बीजेपी के पास अपने उम्मीदवारों को जिताने के बाद 32 वोट सरप्लस हैं। तो ये 32 वोट बीजेपी लहर सिंह सिरोया को दे देगी। कांग्रेस के पास 25 सरप्लस हैं और जेडीएस के अपने सारे 32 वोट हैं। तो ये इस तरह का गणित वहां पर बैठ रहा है। बीजेपी की जीत के लिए, लहर सिंह सिरोया को जीतने के लिए बीजेपी को उम्मीद है कि जो दूसरी वरीयता होती है, सेकंड प्रेफरेंस के वोट होते हैं, उसके आधार पर, और साथ ही साथ कुछ निर्दलीय और कुछ दूसरी पार्टियों के विधायक भी क्रॉस वोटिंग करके उन्हें जिता देंगे। इस तरह से बीजेपी उसके लिए आश्वस्त दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस की कोशिश है कि इस तरह की क्रॉस वोटिंग ना हो। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। यहां पर 4थी सीट के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और साथ ही बीजेपी समर्थित निर्दलीय सुभाष चंद्रा में मुकाबला हो रहा है। यहां पर राजस्थान में जीतने के लिए 41 वोट चाहिए, तिवारी को 15, जबकि चंद्रा को 11 सरप्लस वोट चाहिए। यहां पर छोटी पार्टियों और निर्दलियों पर नजरें हैं और हॉर्स ट्रेडिंग के डर के कारण यहां पर विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी गई है। जहां कांग्रेस के विधायकों को उदयपुर ले जाया गया, वहीं पर यह भी खबर आई कि बीजेपी भी अपने विधायकों को जयपुर बुला रही है और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से वोट डाला जाए। बात कर लेते हैं हरियाणा की। यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के अजय माकन और बीजेपी जेजेपी समर्थित निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ये मुकाबले में है। यहां पर जीत के लिए 31 वोट चाहिए। कार्तिकेय को बीजेपी के 10 सरप्लस और जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन मिल रहा है। 7 निर्दलीय विधायकों पर भी दोनों खेमों की नजरें रहेंगी, लेकिन कांग्रेस के सभी वोट अगर अजय माकन को मिल जाते हैं तो माकन का जीतना तय है। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग ना हो इसलिए उन्हें रायपुर ले जाया गया है। और साथ ही कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बारे में पक्का नहीं कि वो माकन को वोट देंगे या नहीं देंगे। और आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी भी अपने सभी विधायकों को एक साथ रखने के लिए रिजॉर्ट में शिफ्ट कर रही है। इस तरह की बात वहां से सामने आ रही है। 31 तारीख को जब फार्म भरा था तभी हमने आपको बताया था कि हम अपने सारे विधायकों को 5 तारीख को बुलाएंगे और आज 6 तारीख को दोपहर में यहाँ से जहाँ भी हम लोगों को साथ रहना है वहाँ जाएंगे। इतनी स्पष्ट घोषणा शायद हमने जो की फार्म भरते ही, इसको बाड़ाबंदी कहें तो आप अपने हिसाब से कहें, पर निश्चित रूप से अब तक जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए, चुनाव के पहले हमने अपने सब एमएलएज को एक जगह लेकर के वोट डालने के बारे में भी एक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। छोटी मोटी भी गलती हो जाती है तो जो काउंटिंग की गणित है वो बदल जाती है। तो एक तो वो नहीं हो,
दूसरा क्या है कि सामूहिक रह करके पार्टी के और बारे में भी, विकास के बारे में, उसके विस्तार के बारे में भी समय का सदुपयोग करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव में आखिर हो क्या रहा है, किस तरह से बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, और क्या इससे राज्यसभा का जो अंकगणित है वो इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुका है जिसके लिए इतना कुछ दांव पर लगाया जा रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, बीजेपी नेता गुरदीप सिंह सप्पल हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले सप्पल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि उसे अपने विधायकों को इस तरह से रिजॉर्ट में, होटलों में रखना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस को डर सता रहा है कि एक बार फिर से उसके विधायकों में सेंधमारी हो सकती है? अखिलेश जी, कोई मजबूरी नहीं है। पिछले कुछ सालों का घटनाक्रम देखें तो बीजेपी का इतिहास है कि वो कोशिश करती है पार्टीज में जायज नाजायज तरीके से सेंध लगाने की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ राज्यसभा क्यों, पिछले साल जब यूपी के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे थे और नगर पालिकाओं के, तो आपने देखा था कि इस तरह से मारपीट करके और नॉमिनेशन भी करने नहीं दिया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक बात आप कह रहे हैं कि कोई डर है, डर नहीं है। लगातार कई दिनों से आप सुनते आ रहे थे, सब मीडिया कह रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस को दिक्कत आ सकती है, पर आज मामला उलट गया है। आज बीजेपी अपने लोगों को लेके जा रही है। हम तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा बीजेपी विपक्ष के साथ करती है। तो बीजेपी को आज अपने लोग ले जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये सीधा सीधा जवाब है कि कांग्रेस को डर नहीं है। हाँ, बीजेपी के इस जो व्यवहार पिछले कुछ सालों में देखा है उसमें प्रिकॉशन रखते हुए हम अपनी टीम को साथ रखते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक, ये तो प्राइमरी जरूरत है आज की तारीख की। ठीक है आलोक जी, क्या बीजेपी डर गई है राजस्थान में, इसलिए विधायकों को अब बुलाया गया ट्रेनिंग के नाम पर? देखिए, बीजेपी को कभी भी किसी राज्य में किसी से कोई डर नहीं है। डर इन लोगों को है कि इन लोगों के यहाँ विद्रोह न हो जाए, इसलिए ये लोग अपने लोगों को रिजॉर्ट में ले जा रहे हैं या ये अपने लोगों को कहीं न कहीं छिपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत साथी नए हैं, इसलिए उनको ट्रेनिंग के नाम पर अगर हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था, कोई हमने बाद में ये कार्यक्रम नहीं बनाया है। ये शुरू में ही तय कर दिया था कि चुनाव के समय हम सब लोगों को एकत्रित करेंगे कि अगर छोटी मोटी गलती भी कर दे तो उससे हमें कोई नुकसान न पहुंच पाए। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हम कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में जो चौथी सीट के लिए जहां लड़ाई हो रही है वहां हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है, और जो एमएलए हैं और छोटी पार्टियां भी हैं वो भी हमें समर्थन करेंगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, केवी प्रसाद जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। केवी प्रसाद जी, जो आकलन है उसके मुताबिक 2024 तक एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी जिस तरह से एक एक सीट के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश करती है, जब से पिछले 8 साल में हमने लगातार देखा कि हर राज्य में जहां पर भी गुंजाइश होती है इस तरह से बीजेपी अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करती है या निर्दलीय को समर्थन देती है। तो इसके पीछे क्या रणनीति है? एक तरफ उन्हें पता है कि उन्हें बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, दूसरी तरफ हमने देखा कि अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो या अन्य मुद्दे है, इसमें भी वो भारी पैमाने पर जो निर्वाचित सांसद है उनमें भी सेंधमारी करती है। ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त पर ही ऐसा होता है। जब राज्यसभा के जो निर्वाचित सांसद होते हैं वो चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो, बसपा के, उन्हें भी अपने साथ बीजेपी लाती है। तो लेकिन एक एक सीट के लिए इस तरह का संघर्ष, इस तरह को आप कैसे देखते हैं? इसका सबसे बड़ा जो कारण मैं देखता हूं वो है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चांस लेना नहीं चाहती किसी भी तरीके से, और इसको इस आने वाले राज्यसभा चुनाव को 2 मद्देनजर से देखना चाहिए। एक, जो आपने बात कही संख्या बल बढ़ाने की, ठीक है 2024 तक संख्या बल दिखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक एक बूंद करके कागज भरने की कोशिश जो की जाती है वो प्रयास मान के चलिए राजनीतिक में बिल्कुल ये स्वाभाविक है। दूसरा, मैं इसको आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहा हूँ, क्योंकि एक एक सांसद का वैल्यू वोट ज्यादा होता है, और उस वैल्यूएशन के हिसाब से चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों के चुनाव होने, और उपराष्ट्रपति का खासकर चूंकि हमारे माननीय सांसद ही चुनेंगे उनको, तो उनका ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको दोनों के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ। और राजनीतिक पार्टियां हैं, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के, जैसे आपने भी जिक्र किया, पिछले 8 साल में जो वो कोई भी मौका
चूकती नहीं है जहां उनको लगता है कि कोई आधी, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में हाफ अ चांस को गोल कन्वर्ट करने के। लेकिन प्रसाद जी, इसमें यह भी हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव में चूंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता है, आपको केवल अपने विप को ये दिखाना होता है कि आपने किसको वोट दिया। यहाँ पर कोई विप आपके ऊपर लागू नहीं होती है। साथ ही अगर आपने पार्टी की बात नहीं मानी, पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, तो बाद में आपके खिलाफ पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन आपके सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। तो क्या ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग होती है? अखिलेश जी, आपने जब बात की, मुझे 2003 का वो कानून जब बन रहा था उस वक्त राज्यसभा में, मैं उस वक्त आप भी शायद रहे होंगे, तो जो पूरा उसके पीछे मंशा थी कि एक मंशा ये थी कि डोमिसाइल स्टेटस जो खत्म किया गया, यानी कि आप जिस राज्य में बाशिंदे हैं वहीं से आप चुनाव लड़े, ऐसा राज्यसभा में माना जाता था, उस चीज को खत्म किया गया। और दूसरी त्रुटि जो सबसे बड़ी थी कि धन बल का प्रयोग के ऊपर लोगों ने काफी चर्चा की थी और कहा है कि धन बल के प्रयोग होता है राज्यसभा में। और अगर खुला वोटिंग, आप देखिए पूरे हमारे प्रणाली में, चाहे वो संसद में से लेकर पंचायत तक, कहीं पे भी ओपन वोटिंग नहीं होता। सिर्फ राज्यसभा की वोटिंग ओपन होती है, जहां की आप अपने पार्टी के विशेष अधिकारी को दिखाते हैं कि आपने मत का प्रयोग किया है। लेकिन उसके बावजूद जो क्रॉस वोटिंग होती है, हाँ यह जरूर है, अगर पार्टी आप पे एक्शन लेना चाहे वो ले सकती है बाद में। लेकिन देखा गया है कि अगर निर्दलीय है, उसके ऊपर तो कोई पार्टी का कानून लागू नहीं होता, तो वह किस तरफ मुड़ता है। और अगर आप उसको उस संदर्भ में देखें कि राजस्थान में जैसे टर्म साल, सवा साल, 1.5 साल में नए चुनाव होने वाले हैं, तो निर्दलीय अपना आंकलन करता है कि आगे मुझे किस तरफ जाना है, मुझे अपना असेसमेंट करना है। तो ये सब चीजें भी उसमें जुड़ती जाती हैं, ऐसा मेरा। जी, सपा जी, आपको लाना चाहूंगा, इसी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह से ओपन वोटिंग होती है राज्यसभा में, और कहा जाता है कि कई विधायक जो कहते हैं कि हम तो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। कुलदीप बिश्नोई जो आपके हरियाणा में विधायक है, उन्होंने तो कह भी दिया है कि वो अपना वोट अंतरात्मा की आवाज पर डालेंगे। राजस्थान में भी अगर यही सब अंतरात्मा की आवाज पर डालने लग गए, तो जैसा कि प्रसाद जी कह रहे हैं कि चुनाव सिर पर हैं, 1-1.5 साल के अंदर चुनाव होना है, ऐसे में अगर अंतरात्मा उनकी पुकारने लगी, तो क्या आपको डर नहीं है कि इससे नुकसान हो सकता है कांग्रेस का? देखिए, 2-3 बातें आपने पूछी। पहले कुलदीप बिश्नोई ने ये कहीं नहीं बोला कि वो कांग्रेस का वोट नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक पॉलिटिकल बात कही कि वो नेता कांग्रेस राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मैं उनसे बात करके बताऊंगा, और जिस व्यक्ति को अगर नहीं देना होता है तो वो ऐसे बयान नहीं देता है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। जहां तक बात रही कि विप की, तो विप बिल्कुल होता है अखिलेश जी, ऐसा वो 10th शेड्यूल से अलग है। लेकिन अगर कोई विप के खिलाफ जाके वोट देता है तो पार्टी उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर को पिटीशन कर सकती है, जो राज्य का स्पीकर होते हैं राज्य विधानसभा के, उसको कर सकती है। तो निश्चित तौर पे विप उन पर लागू होता है, ऐसा नहीं है कि लागू नहीं होता है, प्रोविजंस अलग हैं। और राजस्थान के अंदर तो जैसे मैं बता रहा हूं ना कि अभी आपके ही न्यूज पैकेज में शुरुआत में क्लियर था, और किस तरह से बीजेपी उसको ट्रेनिंग सेशन बता रही है। और हम सब जानते हैं कि ट्रेनिंग सेशन नहीं है, वो अपने विधायकों को बचाने की तैयारी है। ये फैक्ट अपने आप में काफी होना चाहिए कि जो वास्तविकता है वो उन अफवाहों से अलग हैं जो लगातार कुछ दिनों से मीडिया में फैलाई जा रही है कि कांग्रेस दिक्कत कांग्रेस में नहीं आ रही है, दिक्कत बीजेपी को राजस्थान के अंदर जरूर है, जिसकी वजह से अब वो ट्रेनिंग सेशन लगाने जा रहे हैं। और ये ट्रेनिंग हम सब जानते हैं कि ट्रेनिंग क्या होने जा रही है वहां पे। जी, आलोक जी, आपको लाना चाहूंगा, कुछ साल पहले की बात है, राजस्थान में इसी तरह से बीजेपी ने चुनाव जो है एक तरह से फोर्स किया था राज्यसभा के लिए, लेकिन आपका उम्मीदवार जो है वो हार गया था। तो ऐसे में क्या ये जोखिम बीजेपी नहीं ले रही, वो भी चुनाव जबकि सिर पर है, कि अगर आपका उम्मीदवार जिसको आप समर्थन दे रहे हैं सुभाष चंद्रा को, अगर वो नहीं जीत पाते तो इससे गलत संदेश जाएगा कि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था, इसके बावजूद भी उसने एक तरह से कांग्रेस के सारे विधायकों को एकजुट कर दिया। देखिए अखिलेश जी, अभी चुनाव होता है और वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो अंतिम वक्त में कौन अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? सबको मालूम है कि बीजेपी वहां सत्ता में लौट आएगी और प्रचंड बहुमत से आएगी। तो अभी जो कवायद चल रही है, इसको ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अपने लोगों को बचाने की, पोचिंग ना हो इसलिए बचाने की, लेकिन नहीं, बहुत से विधायक हैं जिनको ट्रेनिंग की सख्त आवश्यकता है। तो अगर वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। हमारे सपोर्टेड चंद्रा जी जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे, और यही हाल कर्नाटक में भी होगा
और यही हाल हरियाणा में भी होगा और महाराष्ट्र में भी होगा। जी शुक्रिया आपका क्योंकि जी हर आदमी जी शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सप्पल जी और प्रसाद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। हम 5 की बात में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे आजम खान ने अपनी पत्नी को हटाकर रामपुर से आसिम रजा को उतारा मैदान में। रामपुर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नामांकन से ठीक पहले अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आसिम राजा को अब सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आजम खान ने सपा कार्यालय पहुंचकर इस बारे में घोषणा की। आपको बता दें कि यह सपा के रामपुर नगर अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही आजम खान के करीबी माने जाते हैं। चर्चा थी कि आजम खान अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन नामांकन का समय समाप्त होने से लगभग 1 घंटा पहले आसिम राजा का नाम घोषित कर दिया गया। हमारे एक बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। ये चुनाव हम आसिम राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। रामपुर के आवाम का आजम खान साहब से बड़ा करीबी और जज्बाती रिश्ता है। आजम खान साहब के हर पैगाम पे, हर तहरीक पे लोगों ने लब्बैक कहा है, लोगों ने आप साथ चले हैं, भरपूर साथ दिया है और ये इलेक्शन भी हम सबके लिए बहुत अहम है, आजम खान साहब के लिए बहुत अहम है। जिस तरह साबिक में पहले रामपुर के लोग आजम खान साहब के पैगाम को उनकी आवाज में आवाज मिलाकर चलते रहे हैं और इंशाअल्लाह लोकसभा के इस इलेक्शन में भी लोगों के जज्बात इसी तरह रहेंगे। वहीं धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए, वो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आजमगढ़ पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके साथ नामांकन के समय मौजूद थे। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और बीएसपी के शाह आलम से होगा। 2019 के चुनाव में भी निरहुआ यहीं से मैदान में थे। उनका कहना है कि तब सपा और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार दोनों के अलग अलग लड़ने से उनकी जीत पक्की है। घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है, इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे। और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पे राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है और इस चुनाव में भी मैं समझता हूं फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे। सपा से लड़ाई कोई है नहीं, इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से है। पिछली बार लेकिन सर वही दूसरी तरफ देखे तो जो है 2022 विधानसभा में सपा ने यहाँ 10 विधानसभा सीटें जीत ली, तो कितना चुनौतीपूर्ण ये देख रहे हैं, ये भी तो देखने की बात है। आप ये भी देखिए कि उन 10 विधानसभा में दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी रही जी। और अब जो है आप अगर देखेंगे पिछले उनके महागठबंधन के समय में जो मैंने लोगों का आशीर्वाद प्यार पाया था वो बहुत ही ज्यादा था। और अब जब उनका गठबंधन टूट चुका है तो ऐसे में जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया था वही मेरे आशीर्वाद प्यार मिल जाएंगे, मैं आराम से जीत जाऊंगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, हरियाणा से अजय माकन क्यों?
रणदीप सिंह सुरजेवाला क्यों नहीं, जो हरियाणा से रहने वाले हैं? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी हाईकमांड ने जो फैसला किया है, कुछ कारण रहे होंगे, इस वास्ते उन्होंने फैसला किया है। ये कोई बात नहीं कौन कहाँ का रहने वाला है, सब यहीं के रहने वाले हैं। जैसे पिछली बार बीजेपी ने गौतम जी को दिया, उससे पहले सुरेश प्रभु जी को दिया, वो यार रहने वाले नहीं थे। तो अब ये तो माखन भी यहीं के पूरे पुराने पंजाब के हैं, कार्तिक जी भी पूरे पुराने पंजाब के हैं। ये तो एक ही बात है, कोई अंतर वाली बात नहीं। तो भारतीय है ना जी। तो कार्तिकेय के आने के बाद कहा जा रहा है कि खेल इंटरेस्टिंग हो गया, इसलिए आपने अपने विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया। देखिए, खेल इंटरेस्टिंग आप लोग दिखा रहे हैं, मेरे को तो कोई खेल लग नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त नंबर है कांग्रेस को, और बीजेपी के पास भी पर्याप्त नंबर है। एक बीजेपी का सांसद चुना जाएगा, एक कांग्रेस का चुना जाएगा। आपके पास पर्याप्त संख्या है, 31 चाहिए, 31 है आपके पास, आप कह रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में है, कांग्रेस में है। तो वो रायपुर नहीं गए? 2 और विधायक रायपुर नहीं गए? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई नहीं, वो नहीं गए, या मैं नहीं गया, या किरण जी नहीं गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और कुलदीप जी ने कहा मैं राहुल जी से बात करूं, उनका अधिकार है, प्रजातंत्र में पार्टी में है, राहुल नेता है हमारी पार्टी के, तो उनसे बात करेंगे, उनके बात करने के लिए यहाँ रुके। तो सब कुछ ठीक ठाक था, तो विधायक को रायपुर क्यों भेज दिया सर आपने? नहीं, वो तो ट्रेनिंग पे गए ना, ट्रेनिंग देनी थी यहाँ पर, तो यहाँ की वजह यहाँ दे दी कि दोनों पर्पज होंगे, ना उनको परेशानी होगी, ना, क्योंकि चुनाव है। हालांकि कोई उसमें संज्ञा की कोई बात नहीं है, लेकिन परेशानी तो होती है। अपनी ट्रेनिंग भी कराएंगे, अपने आ जाएंगे। काहे की ट्रेनिंग है सर? ये जो उदयपुर में हुआ, हमने जो संकल्प पत्र दिया गया, वो लोगों तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है पार्टी ने? भाई हम आगे क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि ये फार्मर्स के बारे में, किसान के बारे में कन्वीनर मैं था। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों के लिए हमारी क्या नीति होगी, ये लोगों तक पहुंचाने, यहाँ आगे चुनाव के लिए तैयारी करनी है। तो उसके लिए जो लेजिस्लेचर है, विधायकों को ही जो जिम्मेवार ठहराएंगे ना, वही तो लोगों तक लेके जाएंगे, नेताजी तो लोग लेके जाएंगे। लेकिन हरियाणा में इतिहास रहा है, पिछली बार इंक की कंट्रोवर्सी हो गई थी, इस बार इन सब चीजों से बचना चाहेंगे आप? देखो, आपके तो जो पिछली बार हुई वो तो एक साजिश के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि केवल कांग्रेस के वोटरों की वोट कैंसिल हुई, ये तो आप उसका पता। और इसी वास्ते इलेक्शन कमीशन ने आपके प्रिकॉशंस ली हैं, सीसीटीवी लगाया है, और पेन की जिम्मेवारी पीआरओ की है, जो रिटर्निंग अफसर उसकी, वो पेन देंगे, वही लगाएंगे। तो फिर आखिर इतना नर्वसनेस क्यों है कांग्रेस के खेमे में? देखें तो चाहे राजस्थान में हो, वहां भी, चाहे यहाँ भी हो, क्या कार्तिकेय शर्मा के आने से या सुभाष चंद्रा के आने से आपको लगता है कि जो खरीद फरोख्त है वो होगी, एमएलए की कोशिश की जा सकती है? देखिए, कांग्रेस में तो कोई नर्वसनेस है नहीं हरियाणा में। आप जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया, एक इंडिपेंडेंट को सपोर्ट डिक्लेयर की, जबकि नंबर पूरा कांग्रेस का था, इसका मतलब क्या नीयत है उनकी, आप समझ सकते हो। तो इस वास्ते हॉर्स ट्रेडिंग के जो थे उसको अब होगी नहीं, हाँ, क्योंकि कांग्रेस तो संगठित है, कांग्रेस सारे विधायक 31 से 31 वोट कांग्रेस को देंगे। लेकिन जेजेपी ने भी सपोर्ट किया है कार्तिकेय को, बीजेपी के बचे हुए वोट भी कार्तिकेय को मिलेंगे, तो वो और बाकी जो अभय चौटाला और एक आध जो वोट हैं वो उस पर भी नजर रहेगी। पर कांग्रेस के 31 जो है पर्याप्त है एक सांसद चुनने के लिए। राजस्थान में क्या होगा सर? राजस्थान में भी क्या सीट फंस सकती है? सुभाष चंद्रा की नजर होगी, जो 13 निर्दलीय विधायक हैं उस पर। देखिए, वहाँ राजस्थान का जो मेरे को मालूम है,
वहां 4 सीट हैं, 4 में से 3 कांग्रेस को आएगी, 1 बीजेपी को जाएगी। तो बीजेपी के बचे हुए वोट नंबर के हिसाब से बीजेपी के बचे हुए वोट तो मिलेंगे सुभाष चंद्रा जी को, तो उससे नहीं बनती ना बात, उससे बात नहीं बनती। 13 निर्दलीय भी तो हैं सर। निर्दलीय नंबर जो है, नंबर कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपकी तरफ से आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन चुनाव जो है काफी दोनों राज्यों में काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। सबकी निगाहें रहेगी, 10 तारीख को वोटिंग है, देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया सर।